रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अनु किचन में काम कर रही होती है, तभी उसके हाथों पर जलन लग जाती है। पंकु यहाँ पर आता है, वो दिखता है कि अनु के हाथों पर छाले हुए हैं। वो उसके लिए ठंडा पानी लेकर आता है। अनु को बोलता है, दीदी ये क्या हो गया, आज आपको काजू छीलने का काम मिला था क्या? अनु बताती है, हाँ काम मिला था बट छिन भी गया। पंकु बोलता है, आप कितनी मेहनत कर रहे हो बट फल नहीं मिल रहा। अनु बोलती है, मैं और ज़्यादा मेहनत करूंगी, कभी ना कभी तो कान्हा जी मुझ पर तरस खाएंगे। वैसे तुम ये बॉक्स किस चीज़ के लिए जा रहे थे? पंकु बताता है कि ये कैफ़े का कुछ सामान है, सर ने मुझे बोला था कि मैं उनके रूम में ले जाकर रख दूँ। अनु बोलती है, ये कैफ़े कब से बंद है? पंकु बताता है, जब से मैं यहाँ आया था तब से तो बंद ही है। मैंने सुना है जब वो थी तो ये बहुत अच्छा चलता था। अनु बोलती है, वो कितनी साल की थी? पंकु बताता है, शायद 16-17 साल की। अनु बोलती है, 17 साल? अनु बोलती है, कान्हा जी आप ऐसा क्यों करते हो? उस बच्ची के सारे सपने अधूरे रह गए। ये कैफ़े भी शायद उसी का सपना होगा। वो आज होती तो ये कैफ़े चल रहा होता और शायद मुझे भी नौकरी दे देती। पंकु बोलता है, दीदी आप क्या बोल रहे हो? अनु बोलती है, कुछ नहीं। पंकु अनु का हाथ पकड़ता है और बोलता है, दीदी आप अपने हाथ ठंडे पानी में रखो। अनु बोलती है, एक मिनट, तुझे तो बुखार है। पंकु बोलता है, बस ऐसे ही हो जाता है। अनु बोलती है, बुखार है तो तुझे अपना ध्यान रखना चाहिए ना। अनु बंकु पर गुस्सा करती है, उसको बोलती है, चल तू जाकर लेट जा, तुझे इतना तेज बुखार है, मैं तेरे लिए काढ़ा बना दूंगी और खाना मैं बना लूंगी। बंकु बोलता है, दीदी मैं कर लूँगा काम। अनु बोलती है, नहीं सारा काम मैं करूँगी, तू जाकर बस लेट जा, और अगर ज़रूरत पड़ी ना तो मैं सर से झगड़ा भी कर लूँगी, वो तुझे छुट्टी दे दे। पंकु बोलता है, प्लीज़ दीदी ऐसा मत करना, पता नहीं उनका मूड पहले से कैसा होगा। पंकु बोलता है, वैसे हमेशा मैं आपको दीदी बोलता हूँ, लेकिन आज जयू की तरह अनुमा कहने का दिल कर रहा है। अनु बोलती है, तू जाकर रेस्ट कर। अनु सोच रही होती है, बंकु को डांट मैं नहीं पड़ने दूंगी। तभी यहाँ पर दिग्विजय आता है, जो बंकु को आवाज़ लगा रहा होता है। अनु को याद आता है कि कैसे उसने दिग्विजय से बात की थी। अनु बोलती है, सॉरी सर, मैंने आपसे वैसे बात की। दिग्विजय फिर से बंकु को आवाज़ लगाता है। अनु बोलती है, बंकु को बहुत ज़्यादा तेज बुखार है, वो रेस्ट कर रहा है, आज का खाना मैं बना दूंगी। दिग्विजय बोलता है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खाना ऑर्डर कर लूँगा। तभी यहाँ पर डॉक्टर आ जाता है, वो बोलता है कि खाना ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है, तुझे अगर खाना ऑर्डर करना है तो कर ले, मैं तो वही खाना खाऊंगा जो अनुपमा जी बनाएगी। डॉक्टर बोल रहा होता है, अनुपमा जी मैं तो आपके हाथ के खाने को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। डॉक्टर बोलता है, पहले पेट पूजा होगी, बाकी के काम बाद में होंगे। डॉक्टर बोलता है, अनुपमा जी आप खाना बना लीजिए, मैं खा लूँगा। आगे हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। प्रेम बोलता है, राही ने इस घर से कुछ भी नहीं लिया, उसने अपनी पहली कमाई आपके हाथों में ला कर रख दी, लेकिन मेरा जो बिज़नेस है वो बहुत बड़ा है, उसमें काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट लगी है। उस हिसाब से देखिए तो ये 5 लाख रुपए बहुत कम है, राही का चेक मेरे चेक से बहुत ज़्यादा बड़ा है। प्रेरणा बोलती है, प्रेम बिल्कुल ठीक बोल रहा है, राही जिस तरीके से काम करती है वहाँ पर प्रमोशन उन लोगों की काबिलियत से मिलती है, और मुझे लगता है राही को जल्दी ही प्रमोशन मिल जाएगा। जिस तरीके से तुम मेहनत कर रही हो ना, उस हिसाब से लग रहा है तुम्हारा जो नेक्स्ट चेक है ना, हमारे रेस्टोरेंट के जो प्रॉफिट है उससे डबल होने वाला है। तो राही नेक्स्ट टाइम तुम ही हमारी इन्वेस्टर बन जाना। ख्याति राही के पास आती है, उसको गले लगाती है और बोलती है, बेटा जीती रहो, तुम अनुपमा बहन के साथ चेक की फ़ोटो ज़रूर शेयर कर देना, वो भी बहुत खुश हो जाएगी, फिर चेक मुझे दे देना, मैं श्रीनाथ जी के सामने रख दूँगी। माही भी बहुत खुश हो रही होती है, वो बोलती है, मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ, मैं भी काम करना स्टार्ट करना चाहती हूँ। राही बोलती है, ये तो बहुत अच्छी बात है। सभी लोग माही के लिए बहुत खुश हो जाते हैं। गौतम और मोटिबा ये दोनों बिल्कुल भी खुश नहीं होते। इधर अनिल बोलता है, इतनी आसानी से नहीं, पहले इधर आओ। अनिल माही को बोलता है, पहले तुम अपना अपॉइंटमेंट लेटर तो ले लो। सब लोग माही के लिए ताली बजाते हैं, बहुत खुश होते हैं। तभी गौतम बोल देता है कि माही काम नहीं करेगी। माही बोलती है, मैं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी इसका फ़ैसला मैं ही करूँगी गौतम जी। इधर हम मोटिबा को देखते हैं, वो सोच रही होती है, औरत की मर्यादा सिर्फ आंगन तक होती है, लेकिन यहाँ तो सारी औरतें आंगन की मर्यादा को पार करना चाहती हैं। अगर मर्यादा टूट जाएगी तो घर भी टूट जाएगा। आगे हम दिग्विजय को देखते हैं, जो बहुत अपसेट होता है। डॉक्टर उसके पास आता है। दिग्विजय बताता है, मेरे बेटे ने लीगल नोटिस भेजा है। डॉक्टर बोलता है, अब वो नालायक क्या चाहता है? दिग्विजय बोलता है, हिस्सा चाहता है। डॉक्टर बोलता है, उसे तेरी लाइफ का हिस्सा बनने से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि सभी के जाने के बाद वो तेरे ही पैसों से लंदन चला गया, अब उसे घर में हिस्सा चाहिए, प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। साधना उसको कितना समझाती थी कि ये तेरे पापा है, तेरे कोई दुश्मन नहीं है। दिग्विजय बोलता है कि वो बचपन से ही ऐसा था। डॉक्टर बोलता है, समझ नहीं आ सकता कि दो औलादें इतनी अलग कैसे हो सकती हैं। दिग्विजय बोलता है, पता नहीं, मेरी सावी ही इतनी अच्छी थी। सावी के जाने के बाद उसने एक बार भी मुझे कॉल नहीं किया है, वो बात अलग है, वो 2-3 महीने से कोई ना कोई धमकी भेज देता है। इस बार तो उसने हद ही कर दी है। डॉक्टर बोलता है, इस बार क्या लिखा हुआ है? दिग्विजय बताता है, लीगल नोटिस में लिखा हुआ है कि मैं सावी बंगला को बेचकर उसे उसका हिस्सा दे दूँ या फिर उसको ऐसे ही पैसे दे दूँ। उसको अच्छे से पता है मैं इस घर को नहीं बेचने वाला, इस घर में मेरी बेटी की निशानियाँ हैं।
डॉक्टर बोलता है, देख दिग्विजय, तुझे अच्छे से पता है तेरा बेटा चुप नहीं बैठेगा, वो रोज़ न रोज़ कोई न कोई नई नई तरकीब लाएगा तुझे परेशान करने के लिए। दिग्विजय बोलता है, ठीक है, वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता, दूर रहना चाहता है, दूर रहकर उसे खुशी मिलती है तो ठीक है, लेकिन मुझे तो शांति से रहने देना। मेरे पास पैसे नहीं हैं, अगर पैसे होते तो मैं उसको दे देता, और इस घर को मैं नहीं बेच सकता। इस घर में सावी की यादों की निशानी है, जब तक मैं जिंदा हूँ इसको बचा कर रखूँगा। डॉक्टर बोलता है, मैं तेरी बातों को समझता हूँ। डॉक्टर बोलता है कि देख, तेरे पास तो खुद के पास ही इतने पैसे नहीं है, तो अपने बेटे को क्या ही पैसे देगा, तुझे कुछ ना कुछ करना होगा दिग्विजय। तो एक काम करना, उस कैफ़े को फिर से स्टार्ट कर ले। उस कैफ़े में कितनी ज़्यादा चहल पहल थी। दिग्विजय बोलता है, वो मेरी सावी की वजह से थी। डॉक्टर दिग्विजय को समझाता है कि देख, सब लोग यहाँ पर आते थे सावी की टैलेंट की वजह से, सब लोग उसकी वजह से यहाँ कैफ़े से जुड़े हुए थे, सबकी कितनी यादें यहाँ पर जुड़ी हुई है। तो एक बार उस दरवाजे को खोल, क्या पता तुझे तेरी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाए। आगे हम गोटारी हाउस का सीन देखते हैं। गौतम माही को बोलता है कि माही, पहले तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी। माही बोलती है कि आपके पास इतना टाइम ही कहाँ होता है कि आप मुझसे बात करो, और वैसे भी मुझे फिर रियलाइज़ हुआ कि मेरा कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। इससे अच्छा यही होगा कि मैं अपनी फैमिली के कुछ काम आऊँ। मोटिवा बोलती है, इस घर की औरतों को घर में रहने में शर्म आ रही है, हम क्या ही कर सकते हैं। लेकिन माही, मेरी एक बात को कान खोल कर सुन लो, कोठारी ज्वेलर्स सिर्फ तुम्हारी शौक पूरे करने के लिए नहीं है, हमें जल्दी से जल्दी नए डिज़ाइंस चाहिए। माही बोलती है, मोटिबा मैं समझती हूँ, और अनिल काका ने मुझे सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। मैं अच्छी से अच्छी डिज़ाइन बनाने की कोशिश करूँगी, वो भी डेडलाइन से पहले। गौतम बोलता है, माही अंदर चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। माही बोलती है, गौतम जी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, फिलहाल मुझे अपना पूरा का पूरा फोकस अपने काम पर लगाना है। प्रेम बोलता है, ऑल द बेस्ट माही। राही बोलती है, माही मुझे पता है तुम बहुत अच्छा काम करोगी। अनिल बोलता है, माही किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो तो याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। माही बोलती है, मोटिबा मैं आपसे वादा करती हूँ, किसी की रोकने से मैं नहीं रुकूंगी। मोटिबा बोलती है, सिर्फ वादों से कुछ नहीं होगा माही, तुम्हें अपने आप को साबित करना होगा। एक बात को याद रखना माही, पराग का नाम बिल्कुल ख़राब नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारी एक भी भूल की वजह से ऐसा हुआ ना, तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। आगे हम अनु को देखते हैं, जो डॉक्टर और दिग्विजय दोनों को खाना परोस देती है। डॉक्टर बोलता है कि खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। दिग्विजय उस खाने को साइड में कर देता है और अपने पार्सल का खाना निकाल लेता है। डॉक्टर बोलता है कि वैसे आपने खाना खा लिया क्या? अनु बताती है कि नहीं, पहले मैं जया को खाना खिलाऊंगी, बाद में खाना खाऊंगी। डॉक्टर देखता है कि दिग्विजय ने जो ऑर्डर किया है वो वही खाना खाने वाला है। डॉक्टर बोलता है कि अच्छी बात है, हमारे लिए ज़्यादा खाना बच जाएगा। दिग्विजय जैसे ही उस खिचड़ी को खाता है तो वो मुंह बनाता है। डॉक्टर बोलता है कि मैंने सोचा नहीं था तेरा सड़ा हुआ मुंह और भी ज़्यादा सड़ सकता है, क्या हो गया है? दिग्विजय बताता है कि खिचड़ी है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। डॉक्टर बोलता है, लेकिन ये सब्जी रोटी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, खा लेना। दिग्विजय बोलता है, मुझे नहीं खाना। डॉक्टर दिग्विजय को चिमटी काटता है। जैसे ही दिग्विजय का मुंह खुलता है तो डॉक्टर उसमें खाना ठूस देता है। दिग्विजय बोलता है, ये तो क्या कर रहा है? लेकिन दिग्विजय जैसे ही खाना खाता है तो वो बोलता है, भुनी हुई सौंफ का स्वाद। बोलती है, आपको कैसे पता? इधर हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर सावी बोल रही होती है कि पॉप्स, मैंने भुनी हुई सौंफ को रोस्ट कर लिया है। बोलता है कि तू तो जीनियस है, इतनी सी एज में तूने इतना सब कुछ सीख लिया है। सावी बोलती है, जीनियस मैं नहीं हूँ, जीनियस तो वो मैम है जिनके वीडियोस देखकर मैं ये सब कुछ सीखती हूँ। दिग्विजय बोलता है, मैंने जिसे देखा ही नहीं है मैं उसको जीनियस कैसे मानूं? मैं तो यही मानूंगा कि मेरी बेटी ही सबसे बेस्ट है। सावी बोल रही होती है, थैंक यू पॉप्स। इधर दिग्विजय ये सब कुछ याद करके स्माइल कर रहा होता है, लेकिन वो इमोशनल भी हो जाता है। अनु बोलती है, सॉरी सर, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछूं? वो बोलती है कि आप उस कैफ़े को फिर से स्टार्ट क्यों नहीं करते, वो कितना सुंदर है। दिग्विजय को ये सुनकर गुस्सा आता है। वो बोलता है कि आप कौन होती है ये सवाल करने वाली, उस कैफ़े का आपसे क्या ही वास्ता है? आप इस घर में मेहमान की तरह आई है, 1 महीने शांति से रहिए और यहाँ से चली जाइए। मुझसे, मेरे घर से और मेरे कैफ़े से दूर ही रहिए। मेरी ज़िंदगी को, मेरे कैफ़े को कैसे चलाना है ये मुझे मत सिखाइए। आप समझ गई है ना? अनु बोलती है, जी सर, मैं बस। लेकिन दिग्विजय अनु को कुछ नहीं बोलने देता। दिग्विजय गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। इधर अनु डॉक्टर को बोलती है कि सर, मुझे काम चाहिए था, मैंने सोचा कि अगर ये कैफ़े फिर से शुरू हो जाएगा तो मुझे यहाँ पर काम मिल जाएगा, इसीलिए मैंने उनको ऐसा बोल दिया। मेरे पास मेरे और जया के खर्चे को चलाने के लिए पैसे भी नहीं हैं। आप उनको समझाइएगा कि मेरा ऐसा मतलब नहीं था, मैं उनको हर्ट नहीं करना चाहती थी। अनु रोने लग जाती है। डॉक्टर बोलता है कि अनुपमा, तुम बिल्कुल मेरी छोटी वाली बहन की जैसी हो, वो भी ऐसे ही हर बात पर रो देती है, तो बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं अभी जाकर दिग्विजय से बात करता हूँ। अनु काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। तभी वो टेबल के ऊपर लव यू जिंदगी कैफ़े का हैम्पर देखती है। आगे हम बाबूजी को देखते हैं। बोलती है कि परी ने आते ही जो बात बताई है, मैं तो उसकी वजह से परेशान हो गई हूँ। पहले वसुंधरा बहन जो घर की लेडीज़ कमाती थी उन पर गुस्सा करती थी,
लेकिन अब जो कम कमाती है उस पर गुस्सा करती है, उस पर चिल्लाती है। बापूजी बोलते हैं तुमने भी अनु के साथ यही किया था। बा बोलती है मुझे याद है, इसी वजह से तो डर लग रहा है। अगर मैंने तानों में एमए कर रखी है ना, तो उसने वसुंधरा बहन ने डबल एमए कर रखी है। बापूजी बोलते हैं मुझे तो बस इस बात का डर है कि कहीं बच्चे एक दूसरे में भेदभाव करना ना स्टार्ट कर दे। पैसों की वजह से बहुत कुछ होता है, कहीं ऐसा ना हो जो ज़्यादा पैसे कमाता है वो अपने से सामने वाले को कम देखे। बस इन पैसों की वजह से रिश्तों में कोई भी दरार ना आए। बा बोलती है हाँ, वसुंधरा बहन की बातों की वजह से हमारे बच्चों के रिश्तों में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इधर तोशु परी से बात कर रहा होता है। तोशु बोलता है कि अगर वसुंधरा जी ने बोल दिया है तो तुझे घर का काम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मोटिवा बोलती है कि एक मिनट परी, तुझे वसुंधरा बहन ने ये सब कुछ बोला है? परी बोलती है हाँ, राही की जॉब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तभी बापूजी बोलते हैं एक मिनट। बापूजी परी को समझाते हैं कि अपना अपना काम सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है। तेरी वाह और मैं आज तक काम करते आए हैं, कम पैसे कमाते हैं, लेकिन ऐसा है क्या कि हमारा काम इम्पोर्टेंट नहीं है? बापूजी बोलते हैं व्यापार मौसम की तरह होता है, कभी बारिश ज़्यादा हो जाती है, कभी बारिश कम हो जाती है। व्यापार भी ऐसा ही होता है। लेकिन नौकरी है ना, उसके लिए भी तो मेहनत करनी पड़ती है। राही भी तो मेहनत कर रही है। परी बोलती है पर बापूजी। तोशु बोलता है बापूजी, पैसा ही सबसे बड़ा होता है और मेरी बेटी के पास सबसे ज़्यादा पैसे हैं, और वैसे भी घर का काम करने के लिए वो क्याथी जी, मीता जी बाकी के लोग हैं ना। बा को गुस्सा आता है। बा बोलती है कि मैं तुझे थप्पड़ लगा दूंगी, तो अपनी बेटी को उल्टी पट्टी पर डाल रहा है। तोशु बोलता है कि नहीं, मैं इसको सही बोल रहा हूँ। घर में जिसके पास ज़्यादा पैसे होते हैं, जो ज़्यादा पैसे कमाता है, उसी का घर में राज चलता है। बा बोलती है इसका मतलब तोसू से ज़्यादा पैसे तो हम कमाते हैं। बापूजी बोलते हैं हाँ, तो घर में राज आज से हमारा ही होगा। बा बोलती है चल तोसू घर का काम करना स्टार्ट कर दे, रसोई के अंदर बहुत सारे बर्तन पड़े हैं, उनको धो दे और जाकर जल्दी से गर्मा गर्म चाय बना दे। तोशु बोलता है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। तोशु परी को लेकर वहाँ से चला जाता है। परी बोलती है पापा, आपकी मम्मा से बात हुई क्या? बा बोलती है अनुपमा को इसी बात का डर था। बापूजी बोलते हैं किस बात का डर? बा बोलती है कि जैसे अनुपमा ने अपने बच्चों के लिए, अपने रिश्तों के लिए सब कुछ किया है, वैसे ही राही कर रही है। राही घर वालों के लिए, बाकी लोगों के लिए कितना कुछ कर रही है, लेकिन कोई भी घर में राही की कदर नहीं कर रहा। बस राही के साथ वो सब कुछ ना हो जो अनुपमा के साथ हुआ था। आगे हम अनु को देखते हैं जो मंदिर में माता रानी की फ़ोटो लगाती है। अनु के पास जया आ जाती है। वो बोलती है कि अनु माँ देखो, मैं रेडी हो गई, आप क्या कर रहे हो? अनु बताती है कि नवरात्रि आ गई है ना। जया बहुत खुश हो जाती है। वो बोलती है कि हम गरबा करेंगे। अनु बोलती है ये गरबा करने वाली नवरात्रि नहीं है, साल में 2 बार नवरात्रि आती है। जया बोलती है बट इस बार क्या होगा? अनु बोलती है कि पूजा वैसे ही होती है, लेकिन इस बार गरबा नहीं खेलते। अनु बताती है मुंबई में इसको गुड़ी पाड़वा कहते हैं। अनु दिखाती है कि ये गुड़ी है और इसको स्थापित करते हैं। और ये सिर्फ त्यौहार नहीं है, नई शुरुआत होती है। और हमें याद रखना चाहिए कि अगर हिम्मत रखे, हौसला रखे, तो सब कुछ ठीक होगा। जया बोलती है अनु माँ, मैं भी आपके साथ पूजा करूँगी। अनु बोलती है ठीक है, साथ मिलकर पूजा करेंगे। अनु बोलती है वैसे मेरा परिवार भी पूजा की तैयारियाँ कर रहा होगा। आगे हम बा को देखते हैं जो पूजा की तैयारियाँ कर लेती है। ईशु बा के साथ ही होती है। वो बोलती है कि बा, हमारे घर में हर त्यौहार को कितने अच्छे से मनाया जाता है। तभी जस्सी आती है और बोलती है कि मनाना भी चाहिए। जस्सी बोलती है शरद नवरात्रि पर दशहरे की एक्साइटमेंट होती है और चैत्र नवरात्रि पर श्रद्धा का सुख मिलता है। बा हैरानी से जस्सी को दिखती है। जस्सी बोलती है बात सच सच बताना, आपको ऐसा लग रहा था ना कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, लेकिन मुंबई में भी गुड़ी पाड़वा को बहुत अच्छे से मनाया जाता है। हर घर के बाहर गुड़ी लगी होती है। बा बोलती है मुझे पता है, तो मुझे ये सब कुछ क्यों बता रही है? जस्सी बोलती है मैं यहाँ पर डेकोरेशन में हेल्प करवाने के लिए आई थी। बा बोलती है देख, जब तक मैं हूँ, मैं अपने घर की पूजा की तैयारियाँ कर लूँगी। तू जाकर अपने कमरे में ही सजा ले इन सब चीज़ों को, और मेरे जाने के बाद ये सब कुछ कैसे सजाना है वो मैं अंश की बीवी को समझा कर जाऊँगी। तू तो अंश की दोस्त है ना, तो अंश को समझाना कि उसे लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। वो अपने लिए कोई प्यारी सी गुजराती लड़की ढूंढ ले। अगर वो नहीं ढूंढ सकता तो मैं ढूंढ लूँगी, लेकिन उसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा। बा बोलती है इस बार मैं ये सिर्फ यही प्रार्थना करूँगी, मेरे अंश का घर जल्दी से बस जाए। जैसे जैसे ही सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट सी हो जाती है। आगे हम अनु को, जया को और बंकू को देखते हैं जो लोग पूजा कर रहे होते हैं। तभी दिग्विजय भी हॉल की तरफ आता है। वो बंकू को आवाज़ लगाता है। तभी उसको पूजा की आवाज़ सुनाई देती है। उसको अपनी बेटी की बार बार याद आ रही होती है। दिग्विजय को चक्कर से आने लग जाते हैं। उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इधर अनु आरती कर लेती है। वो बंकू को बोलती है कि मैं पूरे घर में आरती दिखा कर आती हूँ। वो जैसे ही बाहर की तरफ आती है तो वो देखती है कि दिग्विजय की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस, अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे हर जगह गुड़ी पाड़वा की तैयारियां चल रही होती है।
अनु भी वहीं पर होती है। अनु, पंकु, जयू तीनों साथ होते हैं। हम देखते हैं लोग डांस कर रहे होते हैं। अनु यहाँ पर डांस करना स्टार्ट कर देती है। वो जया के साथ ही होती है। पंकु भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा होता है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। दिग्विजय वहीं से आ रहा होता है। दिग्विजय जैसे ही अनु के सामने आता है तो अनु बहुत घबरा जाती है। अनु साइड हट जाती है। दिग्विजय वहाँ से चला जाता है। दिग्विजय अपने घर के अंदर आ जाता है। वो वहाँ पर एक डायरी को ढूंढ रहा होता है। दिग्विजय अपनी बेटी सावी की डायरी को ढूंढ रहा होता है। वो उसको कहीं नहीं मिल रही होती। दिग्विजय बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो बहुत परेशान होता है। वो सोच रहा होता है कि वो डायरी ऐसे कहाँ चली गई है। वो हर जगह उसी डायरी को ढूंढ रहा होता है। इधर हम अनु को देखते हैं जो पानी की बोतल ले रही होती है। तभी वो जया के बैग के अंदर एक डायरी को देखती है। वो बोलती है कि जयू, ये डायरी किसकी है। अनु जैसे ही उस डायरी को खोलती है तो वो उसके अंदर दिग्विजय और उसकी बेटी की पिक्चर देख लेती है। अनु बोल रही होती है कि जया, ये तूने क्या किया, ये तो सावी की डायरी है और ये तेरे पास कैसे आई, तूने उसकी डायरी क्यों ली। अनुजया पर गुस्सा करती है। उसको बोलती है, मैंने तुझे कितनी बार समझाया था कि उनकी चीज़ों को हाथ मत लगा, तूने ये डायरी क्यों ही उठा ली, तुझे पता है ना सर कितना गुस्सा करेंगे। इधर अनु पंकु को बताती है कि जया ने ऐसा कर दिया है। पंकु बोल रहा होता है कि सर बहुत गुस्सा करेंगे। इधर दिग्विजय सोच रहा होता है कि वो डायरी किसी न किसी ने तो चुरा ली है, लेकिन किसने ली होगी। दिग्विजय सोच रहा होता है कि शायद उस छोटी सी बच्ची ने ही ये सब कुछ किया होगा। दूसरी तरफ हम जस्सी को देखते हैं। वो सोच रही होती है कि बाघ कभी भी मुझे इस घर की बहू के रूप में नहीं देखती। जस्सी बहुत अपसेट हो जाती है। उसको प्रेम की बात याद आती है। जस्सी सोच रही होती है कि अगर अंश को मैं पसंद नहीं हूँ तो जस्सी यही सोच रही होती है घर वालों को भी अगर मैं पसंद नहीं आऊँगी तो फिर इससे अच्छा यही होगा कि मैं अपनी बात को दिल में ही रख लूँ। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।